स्वागत है। आज के दिन का महत्व 11 अगस्त 2020। आज दादर और नगर हवेली के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। आज के ही दिन दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुए थे भारतीय गणराज्य में। दादर और नगर हवेली का एक विशिष्ट राजनैतिक और संवैधानिक इतिहास है। आज इस संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दादर नगर हवेली के साथ साथ अब दमन और दीव भी जुट गया है। पिछले साल पार्लियामेंट के एक्ट से दादर और नगर हवेली के साथ अब दमन और दीव को भी जोड़ दिया गया है। संपूर्ण पहलुओं पर आज मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं। आज के दिन का खास महत्व है, उस संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास को याद करने का दिन है और महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके पहले आगे बढ़े निवेदन है, कृपया अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण पहलुओं के सम्यक जानकारी के लिए। और अंत में जी अच्छा लगे इस वीडियो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तो 11 अगस्त आज 2020 दादर और नगर हवेली आज के ही दिन पिछले बार जो है केंद्र शासित प्रदेश बने थे और 1961 में दादर और नगर हवेली भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने थे। 1961 11 अगस्त 1961 को दादर और नगर हवेली भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने और इसे यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले कि मैं दादर और नगर हवेली के बारे में बात करूं, और मुझे बात करना है दमन और दीव के बारे में भी, क्योंकि 2019 में पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ और 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव भी एक साथ मर्ज होकर सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गया। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबों को जो इसका जो पॉलिटिकल मैप है, जो इसका ज्योग्राफिकल मैप है, वो जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दादर और नगर हवेली कहां पर है और किस प्रकार से दमन और दीव उसका हिस्सा 26 जनवरी 2020 को बन गया। तो इसके तहत सबसे पहले आप मैप पर गौर कीजिएगा। ये भारत का राजनीतिक मैप है, एक तरह से इसमें सबको बताने जा रहे हैं। यह जो मैप है अगर आप इसका देखें तो पूरा का पूरा ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है एक तरह से पूरा अगर देखें। और यहाँ नीचे का जो भाग है ये पूरा का पूरा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड है। पूरा का पूरा ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, भारत के जो दाहिना भाग है। और यहाँ पर जो अगर इसका जो ए वाला भाग है ये पूरी तरह एक तरह से अरबियन सी है। और अरबियन सी यहाँ पर अरबियन सी और इसके नीचे का जो पूरा भाग है अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। इसको लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं। ये लक्षद्वीप भारत का लक्षद्वीप है। और इसका दाहिना भाग जो है बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के नीचे जो है ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है। और यहाँ पर जो है जो ये जो एरिया है अरबियन सी है और अरबियन सी से ये लक्षद्वीप जुड़ता है। लेकिन मैं चर्चा आपको करने जा रहा हूँ कि कहाँ पर दमन और दीव है और कहाँ पर नगर और हवेली है, वो महत्वपूर्ण है एक तरह से आपको जानना। तो ये दमन और दीव और नगर हवेली का जो एरिया है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये कहाँ पर है एक तरह से। और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं आपको आपके बीच में एक तरह से। तो ये जो एरिया है अगर आप देखें तो ये है आपका दमन और दीव का इलाका जो है। यहाँ अगर आप देखें तो ये क्लियर कट आपको दिखेगा, ये एरिया है दमन और दीव का। यहाँ अगर आप देखें ये दमन और दीव है, ये पोर्शन है। दादर और नगर हवेली का ये पार्ट है और इसके ठीक ऊपर जो है दमन और दीव है। दादर और नगर हवेली है, ये दमन है और दीव यहाँ पर है आपका, ये दीव वाला पोर्शन है। अगर आप देखें तो ये एरिया है दादर और नगर हवेली का। तो पहले दादर और नगर हवेली जिसका कैपिटल था एक तरह से पहले दमन था, इसका कैपिटल दमन और दीव का कैपिटल दमन था। और दादर और नगर हवेली का जो कैपिटल था ये सिलवासा है। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से सिलवासा है।
दादर और नगर हवेली का, और जो दमन और दीव का जो कैपिटल था दमन दीव का वो था दमन था। तो इस प्रकार का ये इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया है कि आज का स्थिति ये है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव इन दोनों को एक सिंगल बना दिया गया है यूनियन टेरिटोरी में। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादर और नगर हवेली दोनों जो है एक यूनियन टेरिटोरी बन गए हैं। तो आज का ये आपको मैप में मैंने दिखाया किस तरह के भारत के मैप में ये स्थिति है, और उसके बारे में आपको समक्ष मैं ऐतिहासिक विवरण बताने जा रहा हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज का दिन ये है 11 अगस्त 2020 और 1961 में आज ही दादर और नगर हवेली भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और इसे यूनियन टेरिटोरी के रूप में शामिल किया गया। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में आपके समक्ष है 1961 में। एक इतिहास में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से क्या हुआ। तो ये 1972 में यानी 1772 में मराठा सेनाओं द्वारा पुर्तगालियों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 17 दिसंबर 1789 को मित्रता संधि के आधार पर नगर हवेली का जो क्षेत्र था पुर्तगालियों को गिफ्ट कर दिया गया। यानी कि 17 दिसंबर 1779 को यह जो एरिया है वो पुर्तगालियों को गिफ्ट किया जा रहा है मराठाओं के द्वारा, और इस संधि के तहत पुर्तगालियों को नगर हवेली के 72 गांव में रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरह से राइट मिल गया। 1779 में जो ये संधि हुई थी जिसके तहत उनको राइट मिला था, पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया नगर हवेली। यानी 1789 से में जो संधि हुआ, इस संधि के माध्यम से पुर्तगाली जो पुर्तगीज थे उनके कंट्रोल में आ गया नगर हवेली। 1785 में, लेकिन इस समय केवल नगर हवेली आया था, लेकिन 1785 में पुर्तगालियों ने दादर को भी खरीद लिया। 1789 में संधि हुआ मराठाओं के साथ तो नगर हवेली आया, लेकिन 1785 में पुर्तगालियों ने दादर क्षेत्र को भी खरीद लिया। इस प्रकार 1785 में 1785 में नगर हवेली और दादर दोनों एक तरह से पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है 1818 में है, जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हो रहा है। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो इंग्लैंड की सेना के साथ है, तो ब्रिटिश सेना ने इसमें मराठाओं को हरा दिया था 1818 में, जो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें। और इसके बाद पुर्तगाली एक तरह से पूरी तरह से दादर और नगर हवेली के इफेक्टिव रूलर बन गए थे, इफेक्टिव शासक बन गए थे, क्योंकि मराठाओं का नियंत्रण नहीं रह गया था पुर्तगालियों के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई, लेकिन दादर और नगर हवेली समेत जितने भी पुर्तगीज एरिया थे वो पुर्तगाल के ही कंट्रोल में रहा, तो उन पर भारत को आजादी नहीं मिल पाई। उसके बाद क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली के लोगों ने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवांस, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन NMLO और आजाद गोमंतक दल जैसे संगठनों के स्वयंसेवकों की मदद से पुर्तगाली शासन से निजात पाई। दादर और नगर हवेली क्षेत्र लंबे संघर्ष के बाद 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों के शासन से आजाद हुए। ध्यान रखिए 1947 में नहीं आजादी मिली इन एरियाज को आजादी मिली। जो दादर और नगर हवेली है वो है 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासन के चंगुल से आजादी मिली। 2 अगस्त 1954 और की सुबह आजादी के समर्थक पुर्तगाली शासन खत्म करने के लिए सिलवासा पहुंच गए थे। सिलवासा कैपिटल था, और फिर दादर और नगर हवेली को आजाद करा लिया गया। तब बुजुर्ग नेता थे उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है सेनहर लुइस डी गामा ने वहां पर ट्राई कलर तिरंगा फहराया था। भारतीय राष्ट्रगान को गाकर दादर और नगर हवेली को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने का ऐलान किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हुआ कुछ और। 1954 से 1961 तक दादर नगर हवेली, हालांकि
अगस्त 54 में ये आ गया था, पुर्तगाली से फ्री हो गया था, मुक्त हो गया था, लेकिन 1954 से 1961 तक फ्री दादर नगर हवेली के रूप में रहा, यानी कि भारतीय गणराज्य का इस पर कंट्रोल नहीं रहा। इस क्षेत्र पर सिटीजन काउंसिल, जिसे वरिष्ठ पंचायत कहा जाता था, ने फ्री दादर नगर हवेली में शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि 10वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट से पास हुआ, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, और इस डेट से जो 11 अगस्त 1961 है, आज का वो दिन है 11 अगस्त, आज 11 अगस्त की तिथि है। 1961 में आज ही के दिन दादर और नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संविधान में संशोधन करके। वो 10वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। तो दादर और नगर हवेली के एक तरह से, इस तरह से 1910वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने। लेकिन आज का जो कंडीशन है, जो आज का सिचुएशन है, वो सिचुएशन में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव एक साथ हो गए हैं। इसके बारे में बता रहा हूं। और 2019 में दिसंबर में केंद्र सरकार ने दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जैसा कि मैंने अभी मैप में आपको बताया, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे। दादर और नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी था, दमन और दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी था, लेकिन दोनों को मर्जर एक करने का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ दिसंबर 2019 में। और इस प्रकार से इस पार्लियामेंट के एक्ट से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे। इस साल 2020 26 जनवरी 2020 के अवसर पर दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक सिंगल यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आ गए। इससे पहले जम्मू और कश्मीर जो एक राज्य के रूप में पहले था, उसको एक तरह से एक जम्मू और कश्मीर एक सेपरेट बना दिया गया था, और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी इन दोनों के कारण। लेकिन जब दादर और नगर हवेली का दमन दीव के साथ विलय हो गया, मर्जिंग हो गया, तो पुनः केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। अब दमन है, दादर नगर हवेली दमन और दीव, इसका जो कैपिटल है वो कैपिटल दमन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दमन ही उसका जो कैपिटल है, इस तरह का दमन है। दादर और नगर हवेली के बारे में संवैधानिक अगर आप बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 240 क्लियर कट कहता है कि 240 के तहत इसका जो प्रशासक होगा भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेगा, और यहाँ के हेड को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर का ये रैंक का ऑफिशियल होता है जो ये करता है, और 240(2) के तहत इसका प्रोविजन दिया हुआ है। और दादर और नगर हवेली और अब दमन एंड दीव ये चारों एक सिंगल है, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2 लोकसभा सीट यहां पर है। एक लोकसभा सीट है आपका दमन और दीव, और दूसरा जो लोकसभा सीट है वो है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जैसे कि मैंने पहले बताया, दोनों पहले पुर्तगालियों के अधीन थे, और किस प्रकार 1961 में अलग हुआ। दमन और दीव की अगर बात करें, दमन और दीव भी 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में जब गोवा को राज्य का दर्जा मिला तो दमन और दीव भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बन गया। दादर नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके उत्तर की तरफ गुजरात, दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र, और कुल 72 गांव पहले में थे, और इसका इलाका है एक तरह से, अब तो सभी शामिल हो गए हैं। इसका एक संवैधानिक महत्व है, एक तरह से देख सकते हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली दमन गंगा नदी क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि आज का दिन 11 अगस्त को किस प्रकार 1961 में दादर और नगर हवेली भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने, आज ही के दिन, और ये आपको बने। और बाद में 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव भी मर्ज हो गया।
तो यह आपको एक तरह से प्रस्तुति प्रेजेंटेशन एनकेटी IAS यूट्यूब चैनल के तरफ से दिया गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।